आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर हफ्ते दर हफ्ते हुई भरोसा बनाए रखने के लिए, क्योंकि बात हो बाजार की तो लोग सीएनबीसी आवाज को देखना पसंद करते हैं और यही वजह है कि सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है। मेगा सिटीज में सीएनबीसी आवाज की जो व्यूअरशिप रही है वो 64.3% रही है, यानी यहाँ पर लोगों ने सीएनबीसी आवाज को देखना ज्यादा पसंद किया है। मेगा सिटीज में जो मार्केट शेयर रहा है सीएनबीसी आवाज का वो 64.3% के रहा है और लगातार हमने दर्शकों का ये भरोसा सीएनबीसी आवाज के साथ बनते हुए देखा है। तो जब मार्केट की बात आती है तो सीएनबीसी आवाज पर लोगों का भरोसा अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का यूं ही साथ निभाने के लिए, भरोसा सीएनबीसी आवाज पर जताने के लिए। हमेशा की तरह कोशिश हमारी यही रही है कि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए, अच्छी रिसर्च आपके लिए लेकर आए ताकि आपको फायदा हो सके और यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए और सीएनबीसी आवाज को सर्वश्रेष्ठ बिजनेस चैनल बनाने के लिए। और अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में हल्की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ज्यादा एक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ दिखाई देगा। हालांकि निफ्टी 21,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी 150-200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस कहीं है तो वो है मिड कैप स्मॉल। 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। इसीलिए आपको जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी पॉजिटिव ही दिखाई देगी। एक बार इनफैक्ट एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं और देखेंगे अगर आप एनएससी स्टैट्स को तो यहाँ पर ब्रेथ मार्केट इंटायरली पॉजिटिव ही दिखाई देगी। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स के। नंबर लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स के आपके सामने। 2002 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1021 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये रहे नंबर्स। अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे आज के सेशन में तो ऑटो सेक्टर टॉप गियर में है। टू व्हीलर्स लीड कर रहे हैं आज ऑटो स्पेस की रैली को, फिर चाहे वो हीरो मोटो, बजाज ऑटो या टीवीएस मोटर्स ही क्यों ना हो, जहां पर हमने कंसिस्टेंट तेजी आते हुए देखी है। फोकस में ये पूरा पैक बना हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा आज के सेशन में एनबीएफसीज में काफी अच्छी खरीदारी है। रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। एनर्जी पॉकेट जो है गैस और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, वहां पर काफी शानदार मोमेंटम आज मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। रियल्टी स्पेस में पाएंगे तो कई सारी पॉकेट जहां पर तेजी देखने को मिली है। लेकिन व्यू क्या है इंडेक्स पर, इस पर करते हैं बात। 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। रुचित नमस्कार, बताइए पहले तो क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर मार्केट क्लोजिंग तक? नमस्ते दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो नंबर 1 चैनल आपकी जो व्यूअरशिप आई है। आई थिंक बहुत मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम फॉर दैट। रुचित, इसमें हमारे व्यूअर्स के साथ साथ हमारे सभी गेस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। आपको भी कांग्रेचुलेशंस। बताइए इंडेक्स पर क्या राय है? जी, मार्केट्स में देखें तो जो डेटा है वो डेटा थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि हमने रिसेंटली 21,800 से 21,500 तक का एक करेक्टिव फेज देखा। बट ये पूरे करेक्शन में जो 300 साढ़े 300 पॉइंट का करेक्शन आया है उसमें कोई शॉर्ट फॉर्मेशन इतनी हुई नहीं है। सेकेंडली एक हायर बॉटम कहीं ना कहीं 21,500 21,470 की रेंज में बन चुका है। तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में फिर से एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। सेकेंडली सबसे अच्छी सपोर्ट जो आ रही है वो मार्केट ब्रेथ से आ रही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ दिनों से इन स्पाइट ऑफ इंडेक्स एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में रहा है, बट मार्केट ब्रेथ रियली पॉजिटिव है। तो जब ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसी कोई सेल ऑफ नहीं है तो लोअर लेवल से डेफिनेटली खरीदारी आनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि जब तक ये 21,500 क्लोजिंग बेसिस पे लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई मंदी का व्यू नहीं बनाना चाहिए। मे भी आज इंट्राडे शायद बड़ी मूव नहीं आएगी क्योंकि 21,700 के कॉल में अच्छी खासी राइटिंग है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक मार्केट पॉइज्ड है वापस से नया हाई बनाने के लिए। तो कोई भी ऐसे छोटे मोटे डिप्स आते हैं तो वहाँ पे बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। प्रोबेबली नियर टर्म में हम आने वाले एक हफ्ते में वापस न्यू हाईज मार्केट्स को में लगते हुए देख सकते हैं। तो 21,700 की कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी 21,700 के लेवल्स आज के सेशन में पार होना पॉसिबल है। रेंज में यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्विकली रुचित, कुछ 2 ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? तो 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जैसे ओवरऑल व्यू तेजी का है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज बाइंग की सलाह रहेगी, जहाँ पे क्लियर एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर हमको टेक्निकल चार्ट्स पे दिख रहे हैं और यहाँ पे अप मूव आगे और कंटिन्यू रह सकते हैं क्योंकि अब अच्छे वॉल्यूम्स करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में हो रहे हैं। तो 328 के नीचे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज में। 355 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मिड कैप सेगमेंट में से जीटीपीएल गुजरात पिपावाव पोर्ट, वहां पे भी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स बने हैं
ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रिसेंटली आया था और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ जहां पे प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स रहे, बट कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स कम थे और अब फिर से अपमूव का रिजम्पशन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हो रहा है। तो गुजरात पिपावाव लिमिटेड यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। 159 के नीचे, 159 के नीचे की स्टॉप लॉस रख के और वहां पे 190 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गुजरात पीपावाव और एक्साइड ये दो ट्रेड्स हैं जहां पर आप पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। चलिए क्विकली अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही तेजी में कर रहा है ट्रेड, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर काफी अच्छी बाइंग है वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और शुरुआत कर लेते हैं एनबीएफसी स्टॉक्स के साथ, जहां पर जोरदार मोमेंटम आज के कारोबार में है। एमएनएम फाइनेंशियल, मनापुरम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, IRFC 5.5% तक ऊपर हैं। एनर्जी स्टॉक्स अब देखिए, MRPL 17% ऊपर, 12% ऊपर चेन्नई पेट्रो, मनाली पेट्रो 8.5% ऊपर, महानगर गैस 5% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो केमिकल स्टॉक्स देखिए क्या शानदार मोमेंटम है। थिरुमलाई केमिकल 5.5% ऊपर, 7% ऊपर कनोरिया केमिकल्स है। फेयर केम मॉर्गन 6.5% ऊपर, गुजरात फ्लोरो में 3.5% की तेजी है। और क्विकली दिखाते हैं आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की पॉकेट जहां पर तेजी है। 3% ऊपर हेवल्स, वोल्टास 4.5% ऊपर है। ब्लू स्टार में भी 2.5% की तेजी देखने को बनी हुई है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर तेजी का मोमेंटम है। लेकिन आज एक पॉकेट है जो लैगार्ड है, वो है आईटी फोकस में इसलिए भी है क्योंकि नंबर्स की अब शुरुआत हो जाएगी और आज शाम TCS इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे जिन पर नजरें बनी हुई हैं। इसके साथ अर्निंग्स का सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो कैसे रह सकते हैं नंबर्स जो कि आज मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए TCS इन्फोसिस के नंबर्स से? जी हाँ, आईटी दिग्गज नतीजों के लिहाज से एक बड़ा दिन। आज बाजार बंद होते ही पहले इन्फोसिस और उसके बाद TCS के रिजल्ट्स आएंगे। और जहां तक इस बार नंबर से एक्सपेक्टेशंस है, कमजोर क्वार्टर होता है ये Q3 दिसंबर तिमाही, तो इस बार भी कमजोर। उसके बाद ऊपर से मैक्रो एनवायरनमेंट ठंडा था, तो नतीजे तो पस्त रहने वाले हैं। जहां तक TCS की बात है, डॉलर आय फ्लैट रहेगी, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी फ्लैट एक्सपेक्टेड है और इनफैक्ट ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा जब TCS फ्लैट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। इन्फी के केस में गिरेगा, कांस्टेंट करेंसी में आय 1.5% कमजोर होती हुई नजर आएगी। मार्जिन्स TCS के फ्लैट, इन्फी के केस में मार्जिन्स पे करीब 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, क्योंकि इन्फोसिस अपने कर्मचारियों की वेतन 1 नवंबर से बढ़ा चुका है, उसका एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। इन्फोसिस की गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2.5% पे खड़ी हुई है, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस मानती हैं ये रिड्यूस होगा अपर एंड, शायद 1 से 2% गाइडेंस की ये कंपनी बात करे। हाँ, जो मार्जिन गाइडेंस थी वो जस की तस बरकरार रहेगी। क्या सुनना चाहेंगे TCS से? कैलेंडर ईयर 2024 के बजट्स कैसे हैं और लार्ज डील्स का एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है? इन्फोसिस के केस में वो सीनियर मैनेजमेंट एग्जिट्स हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। वो जो एक बड़ी डील कैंसिल होने का अनाउंसमेंट आया था, उससे रिलेटेड अपडेट्स बाजार इंतजार करेगा। और जो दिक्कत वाले सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह के हालात इंप्रूव हो रहे हैं, कितनी डिमांड रिवाइव हुई है, उस पर फोकस रहेगा। शुक्रिया आपका आशीष, एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। अर्निंग से पहले दोनों ही स्टॉक सुस्त हैं। क्विकली लेते हैं रचित का कमेंट। रचित, बताइए लेवल्स के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे लेवल्स जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जिसने भी अर्निंग्स के हिसाब से पोजीशन बनाई है? मेरे हिसाब से ओवरऑल आईटी का व्यू नेगेटिव नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमने ऑफ लेट जो यूएस में के जो रेट कट्स को लेके अनाउंसमेंट हुआ था, प्रोबेबल रेट कट्स 2024 में, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट्स हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखी थी और ये जो करंट करेक्शन आया है पिछले कुछ दिनों में, ये जस्ट एक पुल बैक मूव लग रहा है अप्रोच द ब्रेकआउट। निफ्टी आईटी में 34,500 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है और इसीलिए यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आईटी इंडेक्स यहाँ से अगर नीचे नहीं जाता है तो मैं ये आईटी हैवीवेट्स में भी, TCS या इन्फी जैसे स्टॉक्स में भी ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो इनकेस रिजल्ट्स की वोलेटिलिटी में कुछ थोड़ा वो डिक्लाइन आता है तो वो डिक्लाइन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। TCS कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ लेट रहा है, हालांकि इन्फोसिस में भी यहाँ पे हमने अच्छा सपोर्ट बेस बनते हुए देखा, बट 3750 से 3700 से 3600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज TCS के लिए रहेगा और सिमिलरली 1400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन्फोसिस के लिए। सो डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है यहाँ पे। रिजल्ट्स की वोलेटिलिटी में कुछ अगर गिरावट तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुमित आपको उन कंपनियों के बारे में बता रहे हैं जिनका राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका रही है। चलिए जानते हैं सुमित से कि आज कौन सी कंपनी लेकर आए हैं, बताइए सुमित। मॉर्निंग। आज जिन स्टॉक को या जिस स्टॉक को हम चुनकर लाए हैं वो राम मंदिर बनाने में नहीं लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और हाल में ही एक बहुत चर्चित भी रहा है ये स्टॉक, तो इसलिए इसको आज जिक्र में लेना ज़रूरी था। कंपनी का नाम है प्रवेग। दरअसल ये कंपनी इको लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के कारोबार के अंदर शामिल है। पहले इसने शुरुआत अपनी गुजरात से की थी, धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते ये वाराणसी पहुंचे और साथ साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। लग्जरी टेंट लगाने के कामकाज के अंदर ये कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी के जो रीसेंट नंबर्स आए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 6 से लेकर 7 टेंट सिटीज़ जो हैं इस कंपनी ने ऑलरेडी बना रखी हैं। करीब 540 से ज़्यादा रूम्स इनके लास्ट क्वार्टर के अपडेट तक इनके पास थे और वो धीरे धीरे फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या में ब्रह्म कुंड में इस कंपनी ने एक बड़ी टेंट सिटी भी बनाई है और वो इस कंपनी का एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आया है। 2023 दिवाली से ये कामकाज इसका शुरू हुआ है और तब से ही स्टॉक जो है करीब करीब 150% के आसपास ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में भी ये स्टॉक एक्सॉर्बिडेंटली चला है। 7,000 से 9,000 रुपए एक औसत रूम रेंट था जो उन्होंने खुद कहा था उस समय पर, लेकिन ऑब्वियसली अदर डिमांड इतनी स्ट्रांग है। 40 से 50% की शुरुआती ऑक्यूपेंसी का अनुमान था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 30 टेंट्स और एक रेस्टोरेंट अयोध्या में उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप कर दिए हैं। इसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और बड़ी तेज़ी के बाद वैल्यूएशन हो गए हैं सुपर एक्सपेंसिव। करीब अगर रीसेंट वैल्यूएशन के ऊपर नज़र डाली है तो करीब 130-140 के मल्टीपल के जोन्स में ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है, इसलिए काफ़ी महंगा भी हो चुका है। अयोध्या के अलावा इस कंपनी के और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रन रिजॉर्ट इनके पास है, टेंट सिटी नर्मदा है, टेंट सिटी वाराणसी है, बीच रिजॉर्ट दमन में है। इसके अलावा कुछ और अगर टेंट सिटीज़ की बात की है जिस पे ये कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है, फिर जो ऑलरेडी इनके पास है उसमें दमन में ही इनके पास एक और प्रॉपर्टी है, दीव में इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ढोलावीरा गुजरात में इनके पास एक और प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में कंपनी ऑलरेडी कामकाज करे, लेकिन एक मल्टीपल ट्रिगर स्टॉक के लिए तब बना जब इनका अयोध्या का टेंट सिटी शुरू हुआ और उसके स्टॉक में एक जोरदार तेजी आई। हालांकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। शुक्रिया सुमित प्रवेग के बारे में बताने के लिए और उसके अयोध्या कनेक्शन पर भी बातचीत करने के लिए। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलाई जाएगी ये अगरबत्ती और वडोदरा से अयोध्या कैसे पहुंची ये अगरबत्ती, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। मौजूद हूँ अयोध्या राम नगरी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, भक्त हैं, उनमें कितना उत्साह है। और जो मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के वडोदरा से चलकर जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती है वो अब अयोध्या पहुंच चुकी है और किस तरह से इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से वडोदरा से लेकर अयोध्या तक जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों से ये भगवान राम की पूजा अर्चन के लिए बनाई गई अगरबत्ती की पूरी यात्रा निकली, इसी तरह से भक्तों का हुजूम वहां पर दिखाई दिया है। हाथों में मोबाइल फोन लेकर सब इस पल को कैद करना चाहते हैं एक याद के तौर पर, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है वो कुछ ही दिन दूर है। तो गुजरात से चलकर अयोध्या पहुंच चुकी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की अब तस्वीरें नजदीक से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबाई है इसकी, जिस तरह से 108 फीट है। और इसके अलावा अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन करीब करीब 3610 किलो है और इसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। और ये बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन होगा तब इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा और एक बार जलने के बाद ये 1.5 महीना तक चलेगी और अयोध्या के आसपास करीब 50 किलोमीटर तक इसकी खुशबू फैलेगी। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर 108 फीट लंबी अगरबत्ती की, जो कि वडोदरा से चलकर अब अयोध्या में पहुंच चुकी है और 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती प्रज्वलित रहेगी और इसकी खुशबू से महकेगा रामनगरी अयोध्या का क्षेत्र।
दीपाली नंदा, अयोध्या। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। मिड कैप मंत्रा और फटाफट से आपको कुछ और खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। पिछले साल पठान, जवान और डंकी जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले किंग खान शाहरुख खान कल CNN न्यूज 18 के अवार्ड समारोह में छा गए। किंग खान CNN न्यूज 18 के इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अवार्ड के समारोह के दौरान शाहरुख थोड़े भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि शांत होकर मेहनत करते रहने से कामयाबी मिलती ही है। At a personal level, a little bit of bothersome and unpleasant things also happened, to say the least, which made me learn a lesson that be quiet, be very quiet, and work hard with dignity, and still know it in your heart. When you think that everything is good, suddenly out of nowhere, wham, life may come and hit you and topple your apple cart. But this is the time where you need to be the hopeful, happy, honest storyteller and continue doing whatever you're doing and kind of think this is an aberration, this is a nasty plot twist. It is not the story that you're living, and 100% is not the story's end. Because somebody somewhere told me that life में फिल्मों की तरह अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं फ्लैट नंबर 1 का अपडेट। पंकज वांदर, अरुण कुमार मंत्री और रत्नेश गोयल के बीच मुकाबला चल रहा है। एक अपडेट है, रत्नेश के पोर्टफोलियो से एग्जिट किया है उन्होंने टाटा इन्वेस्टमेंट से 4400 के लेवल्स पर। ये इनकी खरीदारी की कॉल थी 4700 के टारगेट्स के लिए। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्विकली तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या है। इस फिलहाल अगर मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखाएं तो हमने देखा था इस हफ्ते की शुरुआत से पंकज का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव में आ चुका है। 0.86% के रिटर्न्स। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 3.76% और रत्नेश का पोर्टफोलियो 2.15% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के CEO और MD रवि चावला से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।